हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं आपका सबसे पसंदीदा एपिसोड इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। ये एक फर्स्ट एपिसोड है जहां पर हम फिर से हर एक एपिसोड की तरह 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपके सामने रखेंगे। लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से इसकी मीनिंग को डिकोड करके समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं उसके लिए एक एक एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज में जो पिछला एपिसोड आप तक पहुंचाया गया उसके सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए नए होंगे और आपके ज्ञान वर्धन में वो सक्षम हुए होंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपके मन में है, कभी भी किसी भी समय मेरे इस चैनल द्वारा आपको जो कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है उसमें अगर कोई भी दुविधा होती है, कोई संशय होता है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट करने से चूकिएगा नहीं, लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दे पाऊं। इन दिनों जो कमेंट बॉक्स का सेशन है वो नहीं आ पा रहा है, थोड़ी व्यस्तता है। हम कमेंट बॉक्स के सेशन के दिन इस पर विशेष बात करेंगे। खैर, उस सेशन को भी जल्द ही हम आपके सामने रखेंगे ताकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं जिनका जवाब मुझे यहां पर देना है। इसके अलावा और सारे जितने भी सेशंस यहां से अपलोड किए जाते हैं सब के सब आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। अगर उसमें किसी इस प्रकार के सुधार या कुछ ऐसा लगता है जो शामिल करना चाहिए तो वो भी लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। वॉइस को पिछले सेशन में, पिछले एपिसोड में मैंने आधिकारिक तौर से समाप्त कर दिया है। अब आपका दायित्व है, चाहे वो एसएससी के बच्चे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप एरर स्पॉटिंग या फिर जो एसएससी वाले हैं जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन पर आधारित, आप उसको बना करके देखिए। कोई भी दुविधा हो नीचे लिख करके सूचित जरूर करेंगे। यहां पर मैं अपनी तरफ से भी आपके लिए सेट जरूर उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही टाइम एंड टेंस के छूटे हुए 3 जो क्वेश्चन सेट थे उसका भी सॉल्यूशन मुझे यहां कराना है। आप कहेंगे कि सर पूरा वॉइस पढ़ा दिया, इसमें टाइम एंड टेंस की चर्चा नहीं की, अब क्यों? इसलिए क्योंकि वॉइस के एरर को बनाने में तब ज्यादा आसानी महसूस होती है जब टाइम एंड टेंस आपका अच्छे से आपके जहन में हो। तो रिवीजन के आधार पर ही सही, लेकिन उसको करेंगे जरूर। तो आप टाइम एंड टेंस का भी रिवीजन करें और उस क्वेश्चन सेट को बना करके रेडी रहें। बहरहाल यहां पर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस इस सेशन में शामिल किए गए हैं, उसकी मीनिंग क्या है और उसे सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। चले देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस एपिसोड में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस शामिल किए गए हैं, उसकी मीनिंग क्या है और उसे सेंटेंसेस में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले चलो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। एक और बात है जो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि ये एपिसोड आपका पसंदीदा होता है। मैं यहां पर आपसे यह कहना चाहूंगा कि झांकिए कभी अपने मन के अंदर कि क्या वो पुराना जितना भी इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने बताया है, कराया है, वो आपके जहन में है। अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है तो जरूरत है कि आप उसका रिवीजन करते रहें टाइम टू टाइम। आपके पास प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में हर वीडियो है और वीक में 1-2 बार अपने हिसाब से जो लगे कि ये भूल गया हूं तो उसे देख करके रिवीजन करते रहिएगा, तभी ये संपत्ति आपके पास रहेगी। खैर, आपको पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अगर ये सारी चीजें आपको अपने बोलचाल में, लिखने में और आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए, ये इच्छा है कि इसका जवाब दे पाए, तो अभ्यास करना पड़ेगा। खैर, चलिए यहां पर हम एक एक करके आपके सामने आज के सेशन में लाए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस को रखते हैं, देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है अ रोलिंग स्टोन। अब देखिए कि ये आजकल यूज होता है अ रोलिंग स्टोन, लेकिन अगर इसको पूरा देखें ना तो इसका पूरा जो है वो है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मूस। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मूस। अब यहां मूस का मतलब क्या है? तो काई से, वो कजली होता है ना, और ये किन जगहों पर लगता है? आप जरा सोचिए ये किन जगहों पर लगता है? वैसे जगहों पर जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, मतलब जिसमें मूवमेंट नहीं हो, जिस पर चहल पहल ना हो, बहुत समय से अगर कोई जमीन खाली है उस होकर, मतलब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, उस पर किसी लोगों का जो है उस पर आना जाना नहीं है, तो उस जगह पर, मतलब है कोई पत्थर अगर किसी कोने में किसी जगह पर रखी हुई है तो उस पर काई जम जाती है।
बट अगर वो पत्थर किसी काम, जैसे कि हमारे यहाँ सिलबट इस्तेमाल होता है ना, वो चटनी पीसने के लिए, जो आजकल का मॉडर्न उसका रूपांतरण है मिक्सचर ग्राइंडर, पहले वो पत्थर का होता था, तो उस पर कभी भी काई नहीं जमता है। लेकिन हमारे आंगन में या आसपास में बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जिस पर काई जम जाती है, क्योंकि हम उसको यूज नहीं करते। बट हमारे यहाँ जो सिलबट्टा होता है वो मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल होता था पुराने जमाने में, तो वो उस पर जो है, या फिर हमारे घरों की सीढ़ियों पर, वो भी तो पत्थर होता है लगभग, अमूमन कह सकते हैं, तो उस पर काई नहीं जमती क्योंकि वो उस पर मूवमेंट होता रहता है। तो रोलिंग स्टोन कहने का मतलब, जब हम इसको ह्यूमन लाइफ से कनेक्ट कराएंगे, तो वैसा इंसान जो किसी एक जगह पर लंबे समय तक ना टिकता हो, हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रोलिंग स्टोन। मतलब क्या है कि जो मतलब भटकने वाला हो एक जगह पर, इवन कि वो किसी जॉब में नहीं टिकता है, किसी परमानेंट, एक दोस्त के साथ भी परमानेंट नहीं रह सकता लंबे समय तक। तो इंग्लिश में अगर इसे कहें, रोलिंग स्टोन का सेंस अगर कहें, तो कह सकते हैं अ पर्सन हु डज नॉट स्टे इन द सेम जॉब और विद द सेम फ्रेंड for very long. A person who does not stay in the same job or with the same friend for very long. बहुत आसान है इसका मीनिंग समझना, कि अगर जो आधा हिस्सा छिपा हुआ है ना, gathers no moves, ये अगर समझेंगे तो आप उसको ह्यूमन लाइफ से कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं कि भाई ऐसा इंसान जिस पे काई कभी जमा ही नहीं, मतलब है कि वो कभी स्थिर हुआ ही नहीं, एक जगह टिका नहीं, जब भी देखो तो नए जॉब, नए दोस्त, नए लोगों के साथ नई जगह पर दिखे, वैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं रोलिंग स्टोन। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं ही वॉज अ बिट ऑफ रोलिंग स्टोन बिफोर ही मैरिड एंड सेटल डाउन। ही वॉज अ बिट ऑफ रोलिंग स्टोन बिफोर ही मैरिड एंड सेटल डाउन। मतलब है कि विवाह करने और सेटल होने से पहले वो लगभग एक रोलिंग स्टोन था, मतलब ना जॉब में टिकता था, ना ही दोस्त एक जैसे होते थे। तो एक बार फिर से सुनिए, he was a bit of rolling stone before he married and settled down। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है an old school। अब देखिए, an old school कहने का मतलब क्या है कि स्कूल जब भी हम कहते हैं तो चूंकि हम लोग कॉलेज में हैं या कॉलेज से निकल गए हैं, तो स्कूल काफी पुराना होता है, काफी पुराने समय की बात होती है, और वहां हमारी मान्यताएं कुछ अलग तरह की होती है, जो कि कॉलेज के या फिर आज की दुनिया को जब हम इस मॉडर्न सोसाइटी को समझने लगते हैं तो उसके हिसाब से वो काफी पुराना लगता है, वो काफी ट्रेडिशनल लगता है। तो ओल्ड स्कूल कहने का मतलब कह सकते हैं ओल्ड फैशन्ड नॉट मॉडर्न। ओल्ड फैशन्ड और नॉट मॉडर्न, उस समय की बात जो पुरानी है, पुराने मत के हैं, पुराने विचारधारा के हैं, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं एन ओल्ड स्कूल। ऐसे मैं यहां पर एक बात आपको और कह दूं कि जो स्कूल वर्ड है ना, इसका मतलब होता है, ऐसे आपने इसका मतलब विद्यालय तो जानते ही हैं, आप समझ ही रखे हैं, इसका एक मीनिंग और है जिसका मतलब होता है विचारधारा या मत। विचारधारा या मत, इस सेंस में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब तो इसका मीनिंग एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। एंड ओल्ड स्कूल कहने का मतलब है ओल्ड फैशन्ड, जिसकी विचारधारा पुरानी हो, जिसका मत पुराना हो, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार फिर से सुनिएगा, एन ओल्ड स्कूल कहने का मतलब है ओल्ड फैशन्ड नॉट मॉडर्न, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं एन ओल्ड स्कूल। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं रोहन वॉज वेरी ओल्ड स्कूल इन हिज अप्रोच टू मैनेजमेंट। रोहन वॉज वेरी ओल्ड स्कूल इन हिज अप्रोच टू मैनेजमेंट। मतलब है कि रोहन अपने मैनेजमेंट के अप्रोच में काफी ओल्ड फैशन था। रोहन वॉज वेरी ओल्ड स्कूल इन हिज अप्रोच टू मैनेजमेंट। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है an old flame। an old flame। अब देखिए, फ्लेम को अगर आप ऐसे नॉर्मली समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब होता है आग, और आग किसी प्रकार की हो सकती है। तो इसको आप पॉजिटिवली ले सकते हैं, किसी चीज की आग वो प्रेम की भी हो सकती है। ऐसे इंटरेस्टिंगली फ्लेम का जो मतलब है उसका आप अगर मीनिंग ढूंढेंगे तो उसका मतलब प्रेमी भी होता है। जी हाँ, प्रेमी भी होता है। तो एन ओल्ड फ्लेम कहने का मतलब है कि कोई पुराना प्रेमी जिसका आपके साथ प्रेम प्रसंग था, जिसका आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन रहा पास्ट में, तो उसके लिए कहते हैं अ फॉर्मर लवर। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं एन ओल्ड फ्लेम का। ऐसे आप इसको अगर और एलैबोरेट करके मीनिंग समझना चाहेंगे तो कह सकते हैं अ पर्सन दैट यू लव्ड और हैड अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। अ पर्सन दैट यू लव्ड और
had a sexual relationship within the past। मतलब है कि जिसको आपने प्यार किया, जिसके साथ आपके प्रेम प्रसंग रहे, बट पुराना, अ फॉर्मर लवर के सेंस में इस्तेमाल करते हैं एन ओल्ड फ्लेम। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं नैना वॉज सीन डेटिंग एन ओल्ड फ्लेम। नैना वॉज सीन डेटिंग एन ओल्ड फ्लेम मतलब है कि नैना अपने किसी पुराने प्रेमी को डेटिंग करते देखी गई। नैना वॉज सीन डेटिंग एन ओल्ड फ्लेम। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है फ्लेश एंड ब्लड। अब देखिए कि फ्लेश एंड ब्लड को जब आप मीनिंग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मशीन के कंट्रास्ट में, जब हम उनसे मशीनों से जो है इंसान की तुलना करें और उस आधार पर हम देखें तो फ्लेश एंड ब्लड जो है वो इंसान को एस्टैब्लिश करता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इंग्लिश में जो इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप देखिए कि अक्सर मशीनों की तुलना जो है वो इंसान से कर दी जाती है उनकी वर्क एफिशिएंसी को लेकर के या उसके काम करने के स्मार्ट तरीके को लेकर के। लेकिन अगर हम दोनों में अंतर देखें तो बस एक ही चीज का है, वो है वीकनेस की या फिर इमोशन फीलिंग्स की, जो कि मशीन के कंट्रास्ट में। ऐसे फ्लेश एंड ब्लड को करेंगे तो फिर तो वो जानवरों में भी होता है, बट मशीन की तुलना में जब हम इसको एस्टैब्लिश करते हैं तो एक्चुअली वो इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको साधारण तौर पर अगर कहना चाहें, नॉर्मली अगर कहें तो पीपल कह सकते हैं। फ्लेश एंड ब्लड का इस्तेमाल जो है हम लोगों का सेंस देने के लिए करते हैं। ऐसे आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि समवन हैज फीलिंग्स और वीकनेस ऑफन व्हेन कंट्रास्टिंग देम विद मशीन। मतलब है कि बेसिकली यहां पर जो है मशीन के साथ जब हम उसको कंट्रास्ट करें, उसकी तुलना करें, देखें, तो जो सबसे बड़ा अंतर है दोनों में, वो जो डिफरेंशिएट करता है तो वो एस्टैब्लिश करता है इंसान को, पीपल को, और इसी सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेश एंड ब्लड का। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं इट इज बियॉन्ड फ्लेश एंड ब्लड टू बी न्यूट्रल इन द लाइफ। इट इज बियॉन्ड फ्लेश एंड ब्लड टू बी न्यूट्रल इन द लाइफ मतलब है कि इंसानों के लिए जिंदगी में न्यूट्रल रहना वो जो है वो से उसकी ताकत से, उसकी क्षमता से पड़े है। इट इज बियॉन्ड फ्लेश एंड ब्लड टू बी न्यूट्रल इन द लाइफ। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेज है वो है अक्लीज हिल। ACHILLESHEEL अक्लीज हिल। देखिए बेसिकली इसको आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो एक वर्ड है वो अक्लीज टेंडन। ये आप कह सकते हो बायोलॉजिकल इसका मीनिंग ले सकते हो। अक्लीज टेंडन जो है वो नसों और केशिकाओं का, कैपिलरीज का ऐसा झुंड होता है कि अगर उसको दबा दिया जाए, उसमें अगर किसी प्रकार से चोट लग जाए तो वो आपके लिए बहुत असहनीय हो जाता है, जो आपके सामान्य जीवन के लिए काफी डिस्टर्बिंग हो सकता है और आप वहां पर अपने आप को असमर्थ महसूस करें और उस दर्द से निजात पाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। ऐसा अक्लीज टेंडन एक वर्ड है। अब उसी चीज से डेवलप होकर के, उसी शब्द से डेवलप होकर के ये आया अक्लीज हिल। और हिल का मतलब आप एरी से ले सकते हैं, दैट मीन्स कि आप उसको मूवमेंट से रख सकते हैं। याद रखने के लिए देखिए मैं जब भी बताता हूं ये व्यवहारिकता के आधार पर है। अक्लीज टेंडन से ही वो डेवलप हुआ है, ये व्यवहारिकता नहीं है। बट हिल का जो मीनिंग मैं दे रहा हूं उसका मतलब एरी से होता है, दैट मीन्स की मूवमेंट से है, दैट मीन्स की प्रोग्रेस से है। आप आम जनजीवन, आपकी अपनी जो लाइफ की गतिविधियां हैं उसको नॉर्मल रूप से जब हम चलाते हैं और वहां पर जब अक्लीज हिल कह दिया जाए तो वो क्या हो गया कि आपके जीवन का सबसे कमजोर हिस्सा, फटाल वीकनेस कह सकते हैं, वल्नरेबल एरिया कह सकते हैं, जहां पर कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो वो वीकनेस है उसकी वजह से जो है वो आपका कुछ भी जो है वो रिजल्ट नथिंग हो जाए, रिजल्ट जो है वो फेलियर में चेंज हो जाए। तो उसके लिए, और हिंदी में आपने ये शब्द बड़ा ही सुन रखा होगा, दुखती रग। रग हम नसों से कहते हैं ना, रग मतलब तुम कहते हैं ना तो हमारे रग में जो है सुरमाओं का खून बहता है, तो रग जो शब्द है वो नसों के लिए, वो ही केशिकाओं और कैपिलरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अक्लीज हिल का जो सेंस है जो हम इसे यूज करते हैं, हिंदी में आप इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं, इसको कहते हैं दुखती रग। इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं अ फटाइल वीकनेस, या फिर कह सकते हैं वल्नरेबल एरिया, या फिर कह सकते हैं अ प्रॉब्लम और वीकनेस इन अ पर्सन or system that can result in failure. A problem or weakness in a person or system that can result in failure. मतलब कि ऐसा weakness या problem जिसका परिणाम क्या हो सकता है, failure हो सकता है। उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं अक्लीज हिल का। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं मैथमेटिक्स हैज ऑलवेज बीन माई अक्लीज हिल। मैथमेटिक्स हैज ऑलवेज बीन माई अक्लीज हिल मतलब है मैथमेटिक्स हमेशा मेरा दुखती रग रहा है। मैथमेटिक्स हैज ऑलवेज बीन माई अक्लीज हिल।
उम्मीद करता हूं कि ये पांचों इडियम्स एंड फ्रेजेस जो मैंने आज के सेशन में शामिल किया, ये आपके लिए नए और रोचक रहे होंगे और अब आप इसे अपनी व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे। आज के सेशन में जो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस शामिल किया, उसमें पहला था रोलिंग स्टोन, जिसमें छुपा हुआ हिस्सा है गैदर्स नो मूव्स, मतलब है घुमंतु के सेंस में कह सकते हैं ऐसा इंसान जो एक जगह पर ना टिकता हो, न सेम जॉब में, न सेम दोस्तों के साथ। दूसरा जो मैंने बताया वो था एन ओल्ड फ्लेम, और उसका मतलब था कोई पुराना प्रेमी, फॉर्मर लवर। जो तीसरा मैंने बताया वो था एन ओल्ड स्कूल, और इसका मतलब था ओल्ड फैशन, नॉट मॉडर्न। और जो चौथा मैंने बताया वो था फ्लैश एंड ब्लड, मशीन के कंट्रास्ट में इंसान को एस्टैब्लिश करता है, यानी लोगों के लिए, पीपल के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश एंड ब्लड। और जो आखिरी बताया वो था अक्लीज हिल, मतलब है दुखती रग से, फटाइल वीकनेस और वल्नरेबल एरिया, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पांचों आपके लिए काफी मजेदार और आपके ज्ञान में ये 5 जुड़ गए होंगे और आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। मैं एक बात आपको अपनी तरफ से यहाँ पर करना चाहूंगा कि आप इस पांचों को सेंटेंस में तब्दील करिए, अपने हिसाब से सेंटेंस लिख करके देखिए और वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके सूचित जरूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके जहन में और ज्यादा अच्छे से बस जाएगा। आप इसको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए तो मिलेंगे ही, और आए दिन आपके न्यूज़पेपर में, आम बोलचाल में लोगों द्वारा आपको सुनने के लिए, देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। बहरहाल अब समय है यहां से विदा लेने का। अगले दिन फिर एक और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।